नमस्कार दोस्तों, इन्फोडोस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने डिसाइड किया है कि अब ट्रेन जर्नीज के दौरान वो ट्रेन में लोकल cuisine भी ऑफर करेंगे पैसेंजर्स को, और इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन से की जाएगी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक इस तरह की कोई भी फैसिलिटी रेलवेज के अंदर अवेलेबल नहीं है। यूजुअली वही रोटी चावल या फिर दाल जैसी जो चीज़ें होती हैं वही फूड आइटम सर्व की जाती हैं ट्रेन जर्नीज के दौरान, लेकिन अब एरिया के अकॉर्डिंग लोकल cuisine भी ऑफर की जाएगी अलग अलग ट्रेन में। और क्योंकि ये एक पायलट प्रोग्राम है तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वंदे भारत ट्रेन से होगी। अगर इसको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो देश के अंदर और भी बहुत सारी ट्रेन में इसी तरह की सर्विस को लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस को लेकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल रिपोर्ट 2024 रिलीज कर दी गई है। और इस पूरे इंडेक्स के अंदर भारत को ग्लोबल एआई कम्पिटिटिवनेस में 3rd रैंक दिया गया है। दोस्तों एआई की रेस में भारत के अंदर हमें अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश के अंदर एआई बेस्ड इकोसिस्टम अच्छे ढंग से डेवलप भी हो रहा है और अच्छा खासा एआई टैलेंट भी हमें देश में देखने को मिल रहा है। यही मेन कारण है कि भारत को यहाँ पर 3rd रैंक दिया गया है 21.59 के स्कोर के साथ। पिछली बार 2023 में जब इन्होंने इंडेक्स रिलीज किया था तो उस समय यहाँ पर भारत की रैंक 7 थी, लेकिन अब 4 रैंक का जंप यहाँ पर हमें देखने को मिला है और हम सीधे 3rd रैंक पर पहुंच चुके हैं। यूएस को यहाँ पर नंबर 1 रैंक दिया गया है 78.6 के स्कोर के साथ, जो बहुत बड़ा गैप है दूसरी कंट्रीज के साथ। सेकंड रैंक यहाँ पर चाइना को दिया गया है 36.95 के स्कोर के साथ। और अभी उम्मीद यही है कि आगे चलकर भारत का रैंक हमें यहाँ पर और इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि सिडको नवी मुंबई एयरपोर्ट पर एक नया रनवे डेवलप करना चाहती है, और इसको लेकर अभी उन्होंने बिड्स भी इन्वाइट कर दी है। दोस्तों आप जानते हैं कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी जस्ट ओपन ही किया गया है और अभी तक यहाँ पर सिर्फ 2 ही रनवेज बनाए जा रहे थे, जिसमें से अभी एक रनवे ओपन हो चुका है और दूसरा भी बाद में ओपन होगा। इसके साथ साथ अब सिडको यहाँ पर तीसरे रनवे का भी प्रपोजल सामने रख रही है, जहाँ पर कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर इन्होंने बिड्स इन्वाइट की हैं। जब इस कंसल्टेंट को हायर कर लिया जाता है तो वो इस रनवे को लेकर टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करेगा, जिसको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 से 6 महीने का समय लगने वाला है। और एक बार जब वो फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें और चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तराखंड से है, जहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड सरकार स्टेट के अंदर अभी 50 से ज़्यादा रोडवेज की प्लानिंग में लगी हुई है। और ऐसा बताया गया है कि इसमें से उन्होंने 6 प्रपोजल्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि प्रायोरिटी बेसिस के अंदर उत्तराखंड में तैयार किए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि सभी के सभी प्रपोजल्स अभी अंडर कंसिडरेशन है, जहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में इसके ऊपर काम हो रहा है। कोई प्लानिंग स्टेजेस में है, कोई इनिशियल स्टेजेस में है, जबकि किसी को लेकर डीपीआर का काम हो रहा है। और अभी जो 6 यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं प्रायोरिटी बेसिस पर, वो एडवांस स्टेजेस में ही हैं, जिसमें केदारनाथ धाम रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, हनुमानगढ़ी रोपवे, कार्तिक स्वामी कॉरिडोर में एक रोपवे, जोशीमठ में एक रोपवे, जबकि उत्तरकाशी में भी एक रोपवे डेवलप किया जाना है। इनमें से केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब वाले जो रोपवेज हैं उनके ऊपर सबसे एडवांस स्टेज में काम चल रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्शन को लेकर प्री एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी हैं। जबकि इनमें से 2 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर टेंडरिंग का काम जारी है, जबकि 2 कॉरिडोर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डीपीआर का काम फाइनल स्टेजेस में है। मोस्टली आपको ये 4-5 सालों के अंदर अंदर सभी बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चेन्नई मेट्रो के लिए $240 मिलियन की ओवर फंडिंग अप्रूव कर दी गई है, और इन फंड्स का इस्तेमाल चेन्नई मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022 में कमिट किया था कि वो चेन्नई मेट्रो के लिए $780 मिलियन के फंड्स देंगे, और क्योंकि वो फंड्स 3 से 4 अलग अलग ट्रांचेस में रिलीज किए जाएंगे, तो उसी के अंतर्गत अभी यहाँ पर एक नई ट्रांच रिलीज की गई है, जो ओवरऑल दूसरी ट्रांच है, क्योंकि पहली ट्रांच में $350 मिलियन के फंड्स इन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दिए थे, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ द फंड्स वो इस्तेमाल कर चुके हैं। और अभी दूसरी ट्रांच में $240 मिलियन के फंड्स अप्रूव किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल चेन्नई मेट्रो की लाइन 3, 4 और 5 में 20 किलोमीटर के मेट्रो रेल सेक्शन के कंस्ट्रक्शन के ऊपर होगा, जिसमें अंडरग्राउंड और एलिवेटेड सेक्शन दोनों इंक्लूड है। जबकि 18 मेट्रो स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन इसी फंडिंग के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा एक डेटा हमारे सामने रखा गया है। और यहाँ पर हमारी रेल मिनिस्ट्री ने खुद ये बताया है कि अभी देश के अंदर 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में पूरा का पूरा रेल रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। तो दोस्तों रेल इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवेज के उन गिने चुने प्रोजेक्ट्स में से एक है, जहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा तेजी से काम हुआ है। रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं तो पिछले 5-6 सालों के अंदर अंदर 2019 से लेकर 2025 तक 33,000 किलोमीटर ऑफ रेल रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। ऑन एन एवरेज हर दिन 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेल लाइन इलेक्ट्रीफाई की गई है, जो वन ऑफ दी फास्टेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर।
और इसी के चलते परसेंटेज टर्म्स में हमारी रेलवेज का 99.2% ऑफ द रेल रूट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, जिसमें 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को तो पूरी तरह से ही इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। बाकी असम में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा है। ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर के आसपास का रेल रूट यहाँ पर बचा है जिसको इलेक्ट्रीफाई करना है। इसके अलावा कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान और गोवा, इन स्टेट्स में भी अभी कुछ 100-150 किलोमीटर के आसपास का जो रेल रूट है वो इलेक्ट्रीफाई होने के लिए बचा है, जिनके ऊपर काम जारी है। मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इस काम को निपटाया जा सकता है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार स्टेट के अंदर अभी एक और एक्सप्रेसवे को प्लान कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक इंटर स्टेट एक्सप्रेसवे होगा जो महाराष्ट्र को तेलंगाना से कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का मोस्टली दूसरा या फिर तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो कि 2 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस में है, अभी इसकी बातें होने लगी हैं। मुंबई से हैदराबाद के बीच में इसको तैयार करने की बात दी गई है और जन कल्याण एक्सप्रेसवे इसको अभी बताया जा रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर इसका नाम बदल दिया जाए। 450 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जहाँ पर मुंबई से स्टार्ट होकर ठाणे, पुणे, अहिल्यानगर, बीड़ और लातूर जैसी सिटी से होता हुआ ये हैदराबाद तक जाएगा, जिसके चलते मुंबई और हैदराबाद के बीच में रोड डिस्टेंस ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर के आसपास कम हो जाएगा और साथ साथ इन दोनों सिटीज़ के बीच 4.5 घंटे के अंदर अंदर ही ट्रैवल किया जा सकेगा, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। 36,000 करोड़ रुपये इसके आसपास खर्च आएगा इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। और अभी क्योंकि इसको लेकर आगे चलकर बहुत सारी अपडेट्स आएंगी तो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश के अंदर एक मेगा R&D कैंपस को सेटअप करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने प्रीलिमिनरी वर्क स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये R&D सेंटर देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट R&D सेंटर होगा न्यूक्लियर एनर्जी के एरिया में, क्योंकि इतने बड़े स्केल के R&D सेंटर देश के अंदर बहुत ही कम सेटअप किए जाते हैं। आनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट में विशाखापट्टनम के पास ये बनकर तैयार होगा और चांसेस यही है कि इसको कोस्टल एरिया के पास ही बनाया जाएगा। 3000 एकड़ से ऊपर के एरिया में बनकर तैयार होगा। और अच्छी बात यह है कि इनको इसके लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है। और क्योंकि इसके लिए 148.15 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड का भी इस्तेमाल होगा, जिसके लिए फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन जरूरी है, तो उसके लिए भी इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के पास में रिक्वेस्ट कर दिया है कि इस लैंड को भी उन्हें दे दिया जाए ताकि वो R&D कैंपस को बना पाएँ। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर अप्रूवल वगैरह के जो प्रोसेस है उनमें ये प्रोजेक्ट नहीं फंसेगा। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों तेलंगाना सरकार हैदराबाद के अंदर स्टेट की पहली आर्टिफिशियल बीच बनाने जा रही है और इसके लिए वो 225 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये तेलंगाना की तो पहली आर्टिफिशियल बीच होगी, साथ साथ जितने बड़े लेवल पर इसको बनाया जाएगा उसके चलते भारत की भी पहली बड़े लेवल की आर्टिफिशियल बीच बनेगी, जिसको कोटवालगुडा में बनाया जाएगा, जो हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स पर है। 35 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर मैन मेड लेक, सैंड जोन्स, वे पूल्स, फ्लोटिंग विलास, साइकिल ट्रैक्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, लग्जरी होटल्स और फूड कोर्ट्स बनकर तैयार होने हैं। और क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी अप्रूवल्स ले ली गई हैं और प्रीलिमिनरी वर्क्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसी महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ग्राउंड वर्क स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहले यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर काम होगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों कनेडियन मल्टीनेशनल फूड कंपनी मकेन मध्य प्रदेश के अंदर एक नई फूड फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है और इसके लिए उनको MPIDC की तरफ से 70 एकर्स ऑफ लैंड आगर मालवा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दे दी गई है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल एरिया मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, जहाँ पर मकेन के द्वारा फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्री होगी उनकी भारत के अंदर। 3800 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो करेंगे और उसमें से 1800 करोड़ रुपीज़ उन्होंने लाइनअप कर रखे हैं पहले फेज़ के लिए और उसी फेज़ को लेकर अभी यहाँ पर इनको लैंड भी दी गई है। ये दोस्तों एक एंकर फैसिलिटी होगी, क्योंकि मकेन की इस फैसिलिटी के चलते बहुत सारी एंसिलरी फूड यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होनी है, जिसके लिए आपको यहाँ पर अच्छी खासी जॉब भी जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।